हेलो माय डियर लिसनर, इस स्टोरी के पहले के एपिसोड दूसरी चैनल पर है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और चैनल के अपडेट पाने के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो मैं किसी मुंह दिखाऊंगा और मेरी सुहागरात। इस पर प्रलय कुछ सोचते हुए, समझ नहीं आ रहा है यह मंत्री अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहा है और साला इल्जाम खुद पर क्यों ले लिया। कोई ऐसा है जो पीछे से सारा खेल रहा है। जरा संभल कर, क्या है ना, अगर उसे तेरी बच्ची ना मिली तो वह पहले तुझ पर ही हमला करेगा। कहते कहते प्रलय सिगरेट के कश लेने लगता है। वही और उन कुछ नहीं कहता, वह शांत आंखों से सामने देखने लगता है। उसके चेहरे पर इस समय पूरी तरह से शांत एक्सप्रेशन थे। उसकी आंखों में गुस्सा था, वह बिना कुछ बोले वहीं पर खड़ा था। तभी प्रलय और उनकी तरफ देखकर उसे आराम करने का कहता है। अरुण भी उसकी बात को समझकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रलय भी वहां से चला जाता है। अरे ले जब अपने कमरे में आता है तो वह गायत्री को सोफे पर गुमसुम सी बैठे हुए देखा है। वह सोचकर उसकी तरफ बढ़ते हुए, क्या हुआ गायत्री, तुम क्या सोच रही हो। गायत्री प्रलय की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखकर अपने शांत आवाज में, बस यही सोच रही हूँ कि कल जब रोशनी और राधिका जब अपने सामने होंगे तब क्या होगा। कल पता है ना, पत पैरों की रस्म है। और इतना जरूर कह सकती हूँ, राधिका अपने दोनों बेटियों को अपने साथ लेकर जाएगी। पर अब डर लगने लगा है कि सूर्या क्या करेगा, तुम तो जानते हो कि वह रस्मों से कोसों दूर है। इस पर प्रणय जी अपना सर हिलाकर, ये तो हमें कल ही पता चलेगा। पहले से ही अरुण और भाभी दोनों ही परेशानी कर रहे हैं और फिर यह सब, इससे सोचकर तो कुछ नहीं होगा, कल देखा जाएगा जो होगा वह, पर फिलहाल तो हमें आराम करना चाहिए, बहुत थक। उद्धरण चिन्ह। प्रलय की बात सुनकर गायत्री अपना कर हिलाते हुए कुछ सोचकर प्रलय से पूछती है, एक बात पूछूं पहले, क्या सच में तुम हमारे रिश्ते से खुश हो। गायत्री के इस सवाल पर प्रलय एक पल के लिए तो हैरान हो जाता है। वो उसके साइड में बैठकर उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपने चेहरे पर गंभीरता लाते हुए उसे कहता है, गायत्री इस सवाल को क्यों पूछ रही हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ, तुम्हें अच्छे से जानती हूँ कि अर्चना की जगह किसी को नहीं दे सकता, पर तुम्हारी भी जगह है, एक है मेरी जिंदगी में। अर्चना और तुम दोनों ही अलग अलग हो और दोनों की ही जगह अलग है। तो तुम इसी बात से समझ सकती हो कि मैं इस रिश्ते से कितना खुश हूँ। अगर इस सवाल का जवाब तुम्हें मिल गया होगा तो आराम कर लो, वैसे भी बहुत थक चुकी होगी तुम। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर प्रलय गायत्री का हाथ पकड़कर अपने साथ बैठकर ले जाते हैं। उसे बेड पर लेटकर खुद उसके साइड में बैठ जाते हैं और लाइट को बंद करके गायत्री का सर अपने सीने से लगाकर उसके बालों को सहलाने लगते हैं। वही गायत्री के चेहरे पर शांत एक्सप्रेशन थे। वह बिना कुछ बोले अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें भी नींद आ जाती है। प्रलय भी गायत्री का चेहरा देख रहा था। वो उसके बालों को सहलाते हुए एक गहरी सांस लेता है और फिर खुद भी गहरी नींद में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मंदार सूर्या में जो काम दिया था उसे पूरा करके अपने घर की तरफ जा रहा था। वो कार ड्राइव करते हुए खुद से मुस्कुराते हुए कहता है, आज तो सच में बहुत थक गया। अब जाकर अच्छे से गर्म पानी से खुद की बॉडी को रिलैक्स करूंगा और मस्त कंबल को ओढ़कर मोबाइल को साइलेंट पर रखकर गहरी नींद में चला जाऊंगा। मंदार मन ही मन बहुत कुछ कह रहा था। वह तो सपने सजाए हुए बैठा था कि तभी उसके सपनों में एक हल आ जाती है और वह अपने सपनों से बाहर अपने मोबाइल को देखा है जहां पर अननोन नंबर आ रहा था, जिसे देखकर मंदिर एक पल के लिए तो हैरान हो जाता है, फिर कुछ सोचकर इम्पोर्टेंट कॉल होगा इसी वजह से वह कॉल अटेंड करता है। वह कुछ बोल पाता तभी सामने से एक रूखी आवाज सुनाई देती है, जल्दी से जल्दी हेल में आ जाओ। कहते हुए सामने से बिना मंदार की बात सुन कॉल कट कर देता है। वही मंदार एक साइड का ठोकते ठोकते रोक देता है। वह अपना सर स्टीयरिंग व्हील पर रखकर गहरी गहरी सांस लेने लगता है और फिर मोबाइल को देखकर अपनी आंखें फाड़े सदमे में चला जाता है। उसने तो कहाँ अपने सपने सजाए हुए थे और एक कॉल ने उसका सपना पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। वास मोबाइल को देखकर गुस्से भरी आवाज में कहा,
जब से लिया है तब से यह पनौती बनती जा रही है। मेरे लिए एक बार भी ढंग का किसी का कॉल नहीं आता। एक लड़की का कॉल आ जाता तो अभी चला जाता है ये। कहते कहते वह रुक जाता है। फिर उसे मोबाइल को देखकर हैरानी भरी से आवाज में कहा, पर यह नंबर किसका है? और किस आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि आवाज को ही सुनी हुई है। तो क्या कर सकते हैं? अब फिर से मुझे वहां पर जाना पड़ेगा। उसे शैतान की शक्ल है। गोश, भगवान मैं क्यों ये काम चुनाव? अच्छा होता कि कहीं सरकारी नौकरी कर लेता, अच्छी खासी नींद तो मिल जाती। इस पैसे के चक्कर में मैं कहाँ चला गया? सच कहते हैं बाबू भाई, पैसे का लालच बुरा बात है, और आज पता चला ये डायलॉग मुझ पर सूट होता है। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते मंदार रोनी सी शक्ल बनाते हुए उसे मोबाइल से बात करते हुए, समझ नहीं आ रहा है कि तुझे लेकर मैं किसी को भी कॉल लगाता हूँ तो मुसीबत में क्यों पड़ जाता हूँ। कभी तो किसी लड़की का कॉल आ जाए, पर नहीं, इतना महंगा मोबाइल लेकर क्या कर रहा है मैंने। कभी तो किसी लड़की से मैं इस मोबाइल से बात नहीं की है। अब समझ नहीं आ रहा है मेरी जिंदगी में ऊपर वाले ने कुछ लिखा है कि नहीं। मेरे उसे शैतान बॉस के तो नसीब में इतनी खूबसूरत और प्यारी सी मैडम लिखी, और मुझे क्या लगता है मेरे नसीब में लिखते वक्त भगवान का शाही खत्म होगा या पेन टूट गया जो वहां पर कर दिया है किसी को तो लो। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते तरह से रोने वाली शक्ल बना देता है। पर काम को तो जाना था, तो इसकी वजह से वह मन मारकर गुस्से में सूर्या को कोसते हुए वहां से चला जाता है। वहीं कुछ देर बाद यह वही गोदाम है जिसमें तेजाब रहता है। इसे देखकर मंदार का चेहरा पूरी तरह से खराब हो जाता है। वह मुंह बिगड़ने हुए कहा, सच में उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी। एक तो सुबह से लेकर अब तक काम ही काम कर रहा हूँ, और यह है जैसे राजा महाराजाओं के जैसा इस आराम करने को मिल रहा है। चाहे वह लड़का हो, पर अपनी जिंदगी तो जी रहा है, और मुझे गरीब को बॉस भर भर कर काम दे रहे हैं। अब पता नहीं यहाँ पर कौन सा सोना रखा है जिसे मुझे ही लाने आना था। कहते हुए मंदार पर पटक कर वहां से अंदर की ओर चला जाता है, इस बात से अनजान की कोई दो जोड़ी आंखें बड़ी ही अजीब तरह से मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। अंधेरे में तेजाब अपने हाथों में रेड वाइन का गिलास लिए उसे गोल गोल घूमते हुए मंदार की हालत को देख रहा था। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी, और हाथों में पड़ी हुई रेड वाइन के गिलास को वह गोल गोल घूम रहा है। वह रेड वाइन के सिप लेते हुए अपने एक हाथ पहन के पॉकेट में डाले बड़ी अजीब तरह से मुस्कुरा कर कहा, कहा था ना बहुत जल्द मिलेंगे। अब इशारों पर तो तुम्हें मेरे ही चलना है। बहुत जल्द तुम्हारी आज़ादी तुमसे दूर होने वाली हूँ, और क्या मैं तुम मेरे आने वाले हो? उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह अपने शर्ट के 2 बटन को खोलकर वहां से रेड वाइन के गिलास को वहीं पर रखकर चला जाता है। वही मंदार जब अंदर आता है तो वहां का माहौल उसे बहुत अजीब लगता है। अब भी उसे चीखें सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर वह दोनों हाथ अपने कान पर रख कर कहा, समझ नहीं आता है यहाँ पर कोई इंसान कैसे रह सकता है। पर यहाँ पर तो जानवर रहते हैं, इंसान थोड़ी रहते हैं। मुझे प्यारी मासूम तो यहाँ पर आ ही नहीं सकते। मंदार जल्दी से यहाँ पर जो काम से आया है वह जल्दी कर ले और निकाल ले। पता नहीं आप किसने बुलाया है। उसे तो खुद की रात का नहीं पता होगी और मेरी रातों को खराब करने पर आया है। एक बार मिल जाए मन भर कर उसे गाली दे दूंगा, फिर जो काम है उसे कर कर चला जाऊंगा। कहते हुए वह अंदर आ जाता है। तभी उसके सामने एक हटा कटा बॉडीगार्ड आकर खड़ा हो जाता है। वो उसे देखकर अपनी शांत आवाज में, बॉस ने आपको सेकंड फ्लोर पर बुलाया है, कहते हुए वह बिना मंदार की बात सुन वहां से चला जाता है। वही मंदार उसे बॉडीगार्ड को देखकर बिगड़ा हुआ मुंह बनाकर कहा, अजीब इंसान है, बात तो सुन लिया होता। बहुत भाव आ रहा है खुद पर। इन्हें क्या लगता है मेरा गिरा हूँ? मैं भी सूर्या सिंह प्रताप का असिस्टेंट हूँ। थोड़ी तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए, पर यहाँ तो मेरी पूरी बेइज्जती कर रहे हैं। और इसमें क्या कहा, इस काले कौवे ने बॉस ने बुलाया है, चल देखते हैं कौन है बॉस, बस वह शैतान ना हो। कहते हुए मंदार भगवान से दुआ करते करते सेकंड फ्लोर पर आ जाता है। सेकंड फ्लोर पर वह जाकर देखा है
तो स्टडी रूम की तरह बढ़ता है। स्टडी रूम का दरवाजा पहले से ही खुला था, तो यही सोच रहा था कि अंदर जाए या नहीं। तभी उसे गहरी मगर ठंडी हवा सुनाई देती है। बाहर का नज़ारा देख लिया होगा तो अंदर आ जा, मेरे पास टाइम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। यह आवाज सुनकर तो मंदार के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह तो हैरानी के मारे बेहोशी होने वाला था। वह अपना सर दीवार की तरफ ले जाकर उसे धीरे धीरे मारते हुए, क्या मजा आता है मुझे मौसम से बच्चे को इन शैतानों के बीच में फंसे में। पता नहीं ये शैतान क्या करेगा। एक तो मुझे उसके पास जाने से भी डर लगता है। क्या पता मेरी इज्जत ना लूट ले। अब आप ही के हाथ में है, भगवान मेरी इज्जत को बचा लो। छोटी सी इज्जत है, अगर वह भी चली गई तो मैं किसी मुंह दिखाऊंगा और मेरी सुहागरात। कहते कहते मंदार अपना सर हिलाकर खुद को शांत करते हुए स्टडी रूम में आता है। वैसे भी तुम्हारा तो कुछ यूज ही नहीं है। यह आवाज सुनकर तो मंदार के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह तो हैरानी के मारे बेहोशी होने वाला था। वह अपना सर दीवार की तरफ ले जाकर उसे धीरे धीरे मारते हुए, क्या मजा आता है मुझे मौसम से बच्चे को इन शैतानों के बीच में फंसे में। पता नहीं ये शैतान क्या करेगा। एक तो मुझे उसके पास जाने से भी डर लगता है। क्या पता मेरी इज्जत ना लूट ले। अब आप ही के हाथ में है, भगवान मेरी इज्जत को बचा लो। छोटी सी इज्जत है, अगर वह भी चली गई तो मैं किसी मुंह दिखाऊंगा और मेरी सुहागरात। कहते कहते मंदार अपना सर हिलाकर खुद को शांत करते हुए स्टडी रूम में आता है। मंदिर जैसे ही स्टडी रूम में आता है तो उसे गर्मी जैसा महसूस होने लगता है। वह अपनी आंखें खोल सामने तेजाब को देखा है, जिसे एक के ऊपर दूसरा पर डाले, अपनी शर्ट के बटन को खोले, अपने सामने लैपटॉप को रखे, एक साइड हाथों में सिगरेट को पकड़े बड़े ही सीरियस होकर लैपटॉप को देख रहा था। वही उसको ऐसे देखकर मंदार अपने मुंह में आया थूक को नीचे गले के कर लेता है, क्योंकि सामने वह साफ साफ तेजाब के सीने पर टैटू और वह निशान देख सकता था, जिसमें उसकी बॉडी ज्यादा सेक्सी और हॉट लग रहे थे। वह तो एक जगह फ्रिज होकर वह देखना ही लगता है। उसे उसकी पूरी बॉडी में गर्मी जैसा महसूस हो जाता है। वह जाकर फाड़े ये सब देख रहा था। तभी तेजाब अपनी आंखें ऊपर की ओर करता है और मंदार को देखा है, जो उसे ही देख रहा था, जिसे देखकर वह अपने चेहरे पर ठंड एक्सप्रेशन मारकर टेबल पर हाथ मार देता है, जिससे मंदार अपने सेंस में जाकर इधर उधर देखने लगता है। उसे अपनी की हुई हरकतों पर इतनी शर्म आ रही थी, इतनी शर्म आ रही थी कि उसका मन कर रहा था कि वह जाकर अभी अपना सर फोड़ दे। वह कैसे एक बेशर्मों की तरह एक लड़के को देख सकता था। वह भी तो एक लड़का था, और दूसरे लड़के को ऐसी नज़रों से जिसे देखकर तो मंदार को खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सच में ऐसा कर भी सकता है। वहीं तेजाब अपने चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन ना लाकर अपनी गहरी आवाज में कह, लगता है रात कम पड़ गई है, जो यहाँ आकर आंखें खोल सो रहे हो, जल्दी से यहाँ पर आओ, मुझे काम है, नहीं तो बॉस को कहकर तुम्हें काम से निकलने के लिए कह देता हूँ। वैसे भी तुम्हारा तो कुछ यूज ही नहीं है। कहते कहते तेजाब उसे अपनी गहरी आंखों से देखने लगता है। वह ही मंदार पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर तेजाब कहना तो कहना क्या चाहता है, कि उसका कोई यूज नहीं है। एक तो उसे यहाँ पर आधी रात को बुलाया गया, वह भी उसकी नींद को हराम करके, और सामने बैठा शख्स को ये कह रहा है कि उसका कोई यूज नहीं। क्यों यूजलेस मन कर रहा था कि वो कुछ अपने हाथों में ले और पहले तेजाब का जाकर सर फोड़ दे। एक तो खुद तो सोता नहीं है और दूसरों की नींद हराम करता है, उसके मन में यही चल रहा था। वो फिर भी खुद को शांत करते हुए खुद में ही गुदगुदाते हुए कहता है, मंदार शांत हो जा, मंदार शांत हो जा, तुम्हें शांति रखती है। यह इंसान पहले से ही पागल है, इसके साथ रहकर तुम्हें भी पागल नहीं बना है। बस कुछ वक्त की बात है, फिर तुम्हें एक आराम की नींद मिलेगी। खुद को दिलासा देते हुए मंदार जैसे तैसे करके भारी कदमों से तेजाब के सामने खड़ा हो जाता है। तो तेजाब उसे अपनी आंखें छोटी करके देखकर, वहां खड़े तुम्हें लैपटॉप का दिखने वाला, यहाँ पर मेरे साइड में खड़े हो जाओ। यह सुनकर मंदार उसकी तरफ देखकर एक गहरी सांस, खुद को जो शांत कर रहा था उसका गुस्सा फूट पड़ता है, और गुस्से में तेजाब की तरफ देखकर कहता है,
पर मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों है? मुझे लगा कि बॉस ने बुलाया है। पर तुमने किस वजह से बुलाया है? और एक बात मैं अच्छे से कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा कोई नौकर या गुलाम नहीं हूँ। मैं बॉस के लिए काम करता हूँ। मैं उनके ही ऑर्डर फॉलो करता हूँ। एक तो पता नहीं मुझे यहाँ पर बुलाया है और ऊपर से तुम मुझसे ऐसी बात कर रहे हो। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसके लिए तुम मुझे सुनते जा रहे हो। देखो, अगर कुछ भी इम्पोर्टेंट काम नहीं है तो मैं यहाँ से चला। अगर तुम्हें कुछ भी कहना है तो बॉस से जाकर कहो, मैं उनसे बात कर लूँगा। अब तो मैं यहाँ पर रुकने भी नहीं वाला हूँ। जब से आया हूँ तब से कुछ ना कुछ सुनाई जा रहे हो। मुझे बोल रहे काम का नहीं, काम का नहीं, तो फिर बुलाया है क्यों मुझे? कहते हुए वह दरवाजे की तरफ मुड़ जाता है। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर यह क्या दरवाजा ही नहीं खोल रहा था, जिससे वह अपनी गर्दन तिरछी करके अपनी आंखें छोटी छोटी करके तेजाब को देखा है, जो बड़ी ही मुस्कुराहट ली है उसे देख रहा था। ये देखकर वह चिल्लाते हुए, यह क्या बदतमीजी है, दरवाजा खोलो, कहते हुए वह दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है और खुद से ही कहा, क्या जरूरत थी मुझे यहाँ पर आने की? अच्छा होता मैं उसे कॉल को इग्नोर करता, यहाँ पर तो नहीं फंस जाता है। इस पल के साथ पता नहीं ये शैतान मेरे साथ क्या करेगा। कहते कहते हैं वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, नहीं खुल रहा था। तो वह गहरी सांस लेकर शांति से अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसे अपनी गर्दन में किसी की गर्म सांस महसूस हो जाती है, जिससे उसकी सांस से अटक जाती हैं और उसकी आंखें हैरानी से खुल जाती है। वह जैसे ही अपनी गर्दन तिरछी करने वाला था कि तभी तेजाब उसकी कमर फॉक्स के पकड़कर अपने तरफ खींच लेता है, जिससे मंदार की बैक उसके सीने से जा लग जाती है। वह तेजाब की दीवार जैसे सीने को अपनी पीठ पर महसूस कर रहा था, जिसे उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। उसके पेट में उसे गुदगुदाने की आवाज महसूस हो जाती है। वह जल्दी से तेजाब से खुद को दूर करते हुए कहा, यह क्या बदतमीजी है, छोड़ो। एक तो तुमने मुझे यहाँ पर बंद कर दिया है और ऊपर से यह क्या कर रहे हो? अगर तुमने कुछ भी गलत करने के बारे में सोचा ना तो मैं बॉस को बता दूंगा, वह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कहते कहते वह उसे अपने से दूर करने में लग जाता तो तेजाब देर किए उसे अपने गोद में उठा लेता है। ये देखकर तो मंदार मुंह पड़े आंखें खोल किसी स्टैचू की तरह उसे देखने लगता है। एक पल के लिए तो उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। वह बस हैरानी से उसे देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे किसी के गोद में आ सकता है। वो खुद एक जिम में जाता था, खुद कितनी बॉडी बना था, और ये तेजाब उसे इतनी आसानी से अपनी गोद में उठा रहा है। यह उसके लिए किसी सब में से काम नहीं था, पर फिर भी वह अपने साइंस में आता है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तेजाब ने उसे अपनी गोद में बैठकर खुद चेयर पर बैठा दिया था और सामने लैपटॉप की स्क्रीन कर दी थी, जिसे देखकर मंदार उसे खुद से अलग करते हुए, यह क्या बदतमीजी, छोड़ो मुझे, ऐसे गोद में क्यों मुझे बैठाया है? मैं कोई 5 साल का बच्चा तुम्हें दिख रहा हूँ? छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। मुझे लड़कियों में ही इंटरेस्ट है। तुम मुझे छोड़ो। इस पर तेजाब उसकी कमर कस के पकड़कर अपनी ठंडी आंखों से उसे देखकर, कितने इडियट हो सकते हो, स्टूपिड कहीं के, पता नहीं बॉस ने तुम्हें अपना असिस्टेंट कैसे बना लिया। एक बात अपने छोटे से दिमाग में बैठा लो कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम तो मेरे टाइप के भी नहीं हूँ। मैं यहाँ पर कब से तुम्हें काम के लिए बोल रहा हूँ, और तुम तो नखरे दिखा रहे हो, जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ ना फ्री। मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं, मेरे लिए भी बहुत लोग वेट कर रहे हैं। तुम्हारी तरह तो बिल्कुल मैं फ्री बैठा नहीं हूँ। जल्दी से यहाँ पर जो काम दिख रहा है उसे समझो और कल तक मुझे फाइल रेडी करके दो। और यह मेरा ऑर्डर नहीं, बॉस का ऑर्डर है। अगर तुम्हें कुछ भी डाउट हो तो जाकर पूछ लेना। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह अपनी जानलेवा नजरों से उसे देखने लगता है। तो मंदार किसी आज्ञाकारी बच्चों की तरह अपना सर नीचे झुका लेता है। उसके दिमाग में तेजाब की बातें चल रही थी। उसे तेजाब की वह बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था।
जो ये कह रहा था कि वो उसके टाइप का नहीं है, सच में क्या हुआ, हैंडसम नहीं है? वह तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। उसे तो अपनी हैंडसम में इस पर अब डाउट होने लगता है, पर फिर भी वह अपनी नज़रें लैपटॉप में डालने की कोशिश करता है, पर पूरी तरह से अनकंफर्टेबल हो चुका था, क्योंकि वह तेजाब की गोद में था, और तेजाब जिसका खुला सीन उसके सामने था और ऊपर से उसकी गर्दन और उसमें जो लॉकेट, जिसे देखकर मंदार को अपना गला सूखने हुए महसूस होने लगता है। वह सामने देखकर बार बार तेजाब को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, पर तेजाब के इतना हैंडसम से लुक पर बेचारा मंदार कैसे नहीं फिदा हो सकता। उसका तो मानो पूरा होश उड़ चुका था। वो फिर भी अपनी नज़रें चोरी चोरी चुपके चुपके करके उसे देखने लगता है। वही तेजाब सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर उसे गोल्ड के 3 शिप और 4 ड्रग्स के शिप, उन सभी के एक पैकेट की प्राइस से लेकर उनकी पूरी डिटेल मंदार के सामने करके अपनी ठंडी आवाज में, ये जितने भी तुम्हें प्राइस और यह सभी सेलिंग प्रोडक्ट देख रहे हैं, इन सब की डिटेल्स तुम्हें निकालनी है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मंदिर हैरानी के साथ कहा, यह मैं कैसे कर सकता हूँ, ये तो मैंने कभी किया ही नहीं है। शर्ट और मुंह फेर देखना, जिसे देखकर मंदार को अपना गला सूखने हुए महसूस होने लगता है। वह सामने देखकर बार बार तेजाब को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, पर तेजाब के इतना हैंडसम से लुक पर बेचारा मंदार कैसे नहीं फिदा हो सकता। उसका तो मानो पूरा होश उड़ चुका था। वो फिर भी अपनी नज़रें चोरी चोरी चुपके चुपके करके उसे देखने लगता है। वही तेजाब सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर उसे गोल्ड के 3 शिप और 4 ड्रग्स के शिप, उन सभी के एक पैकेट की प्राइस से लेकर उनकी पूरी डिटेल मंदार के सामने करके अपनी ठंडी आवाज में, ये जितने भी तुम्हें प्राइस और यह सभी सेलिंग प्रोडक्ट देख रहे हैं, इन सब की डिटेल्स तुम्हें निकालनी है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मंदिर हैरानी के साथ कहा, यह मैं कैसे कर सकता हूँ, ये तो मैंने कभी किया ही नहीं है। कहते कहते वह पूरी तरह से परेशान होने लगता है, तो तेजाब अपनी शांत आवाज में अपने कंधे ऊपर की ओर करके अपनी गर्दन तिरछी करके उसके आम अपना हाथ ले जाकर अपने अंगूठे से उसे सहलाते हुए, ये काम तुम्हारा है और तुम्हें ही करना है। अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो रिजाइन लेटर है, दे सकते हो, तुम्हारी जगह कोई नया आ जाएगा। कहते कहते वह फ्रीली उसे देखने लगता है। वही उसकी बात सुनकर मंदार मुंह खोल हैरानी भरी आवाज में, आखिर कौन से दुश्मनी निकाल रहे हो तुम? मुझसे इतना सारा काम, ये प्रोजेक्ट इतने हैं कि मुझे सालों लग जाएंगे इन्हें देखते देखते, और इनकी डिटेल्स निकालना मतलब मेरे दिमाग पूरा खराब हो जाएगा। ये काम तो तुम लोग करते आए हो ना, फिर मुझे क्यों दिया है? इस पर तेजाब बड़ी बेफिक्री के साथ कह, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। इस पर मंदिर अपनी आंखें छोटा करके अपने मन में, हाँ सही कहा, तुम्हारे पास कौन सा वक्त रहता है? दिन भर लोगों को मारते हो और रात भर अपनी अयाशी एक से एक लड़कों के साथ रात रंगीन करते हो, तो वक्त कहाँ पर रहता है? खुद तो अपनी रंग रसिया करते रहते हो और मुझे सिंगल के बच्चे पर इतना सारा काम डाल रहे हो, थोड़ी तो शर्म करो। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह मन ही मंदिर जैसे शक्ल बनने लगता है। वही उसके चेहरे को देखकर तेजाब के हाथ खुद ब खुद उसके गालों पर चले जाते हैं, क्योंकि मंदार इस वक्त बहुत क्यूट लग रहा था। वो उसके गालों पर अपने हाथों को ले जाकर उसने प्यार से सहलाते हुए कहता है, इतना भी गुस्सा अच्छी बात नहीं है। और सही कहा, रात कहाँ मुझे पूरी मिलती, हर 3 घंटे मुझे एक वर्कआउट की ज़रूरत है, और उसके साथ एक नए लड़के के। तो इसी वजह से सोच रहा हूँ खुद भी ज़रा आराम कर लो और यह काम तुम करो। वैसे भी ये काम इतना भी मुश्किल नहीं है, मेरे लिए 4-5 घंटे का काम है। फिर भी मैं यह नहीं कर सकता क्योंकि मैंने बॉस इस बारे में बात कर ली और उन्होंने तुम्हारा नाम दिया है। अब तुम ही देख लो, मैं चलता हूँ। कहते कहते वो बिना किसी इमोशंस के साथ उसे देखने लगता है। जब वह मंदार के चेहरे पर परेशानी देखा है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाते हैं। वो उसे देखकर फिर कुछ सोचता है और फिर अपनी गहरी आवाज में कहा, अब अगर तुम्हारे मन में सोचा हो गया हो तो मेरी गोद से उठाओ। कुछ वक्त के लिए बैठाया, पर तुम तो परमानेंट बैठने का प्लान बना रहे हो।
कहते कहते तेजाब अपनी आंखें छोटी छोटी करते उसे देखने लगता है। वही उसकी ऐसी बातें और उसके गुस्से भरे चेहरे को देखकर मंदार अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वहीं तेजाब एक गहरी सांस लेकर, अब सारी डिटेल्स मैं तुम्हारे लैपटॉप में मैंने ट्रांसफ़र कर दी है। सारी डिटेल्स मैंने बता दी है, अब तुम अपने घर जा सकते हो। ये सुनकर मंदार अपनी जगह पर ही स्टैचू की तरह खड़ा हो जाता है। वह अपनी उंगलियों का आपस में जोड़ परेशानी भरी आवाज में अपने मन में कहा, ये तो मुझे पूरी काम में डुबा देगा। एक तो इसे देखते देखते मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि कैसे क्या है। मैं कैसे अकेले काम करूं? इतना सारा काम वह भी मैंने, अगर गलती हो गई तो दोनों शैतान तो मुझे सूली पर चढ़ा देंगे। इसे पूछकर देखता हूँ, क्या पता कुछ मदद कर देगा। वैसे भी इसके तो 5 घंटे का ही काम है, तो 5 घंटे रह लूँगा। 4 दिन रातों की नींद हराम करने से अच्छा है कि एक दिन 5 दिन की नींद गायब करता देता हूँ। कहते कहते मंदार अपनी बड़ी ही मासूम आवाज में तेजाब की पीठ को देखकर कहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कहते कहते वो अपना सर नीचे झुका लेता है। अब उसे पता था कि कुछ भी हो तेजाब बेइज्जती करेगी, और उसे अफसोस हो रहा था कि वह क्यों उससे मदद मांग रहा है। वही तेजाब जो दरवाजे के हैंडल को अपने हाथों में पकड़े हो गए उसे देख रहा था। तभी उसके कानों में बंदर की प्यारी आवाज जो उसे मदद मांग रही है, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाते हैं। वो बस 2 सेकंड के लिए थी, वह फिर से गायब हो जाती है, और वह मंदार की तरफ देखकर अपने ठंडी आवाज में कह, तुम्हें सच में मेरी मदद चाहिए? कहते हुए तेजाब अपने पॉकेट में दोनों हाथ डालकर उसे अपनी गहरी आंखों से देखने लगता है। वही मंदार उसकी इस सवाल पर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बड़ी मासूमियत से अपना सर हिला देता है। तो तेजाब दरवाजे से अपना सर लगे उसे अपनी गहरी आंखों से देखते हुए बड़े आराम के साथ कहा, मदद मांग रहे हैं? मदद तो मैं कर देता हूं, पर मैंने जो उसे लड़के के 3 घंटे पर पैसे खर्च किए हैं आज रात के लिए, उसे कौन भरपाई करेगा? मेरे पैसे इतने भी ज्यादा नहीं आए हैं कि मैं उसे लड़के पर पैसे वेस्ट करूं, और कल सुबह तो मुझे बाहर जाना है, तो आप क्या करें? कहते कहते वह बड़ी परेशानी बड़ी शक्ल बनाकर उसे देखने लगता है। वही उसकी ऐसी बेहुदा और बेशर्म भरी बातें सुनकर मंदार अपनी मन में उसे कोसते हुए, सच में कोई कितना कंजूस हो सकता है? कुछ पैसों की तो बात है, मैं दे देता हूँ, और यह ऐसे बिहेवियर कर रहा है जैसे इसका लाखों का नुकसान हो गया है। सच में इंसान ना मुझे पागल कर देगा, और मदद तो चाहिए, पैसे भी तो मुझे ही देने होंगे। कहते कहते मंदार गहरी सांस लेकर कुछ सोचते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें उसके सारे पैसे वापस कर दूंगा, बस तुम मेरी मदद करो। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह बड़ी आशा भरी नजरों से उसे देखने लगता है, और वह कुछ वक्त के लिए था, क्योंकि तेजाब की जो बातें सुनता है उसे मंदार का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ जाता है। वही मंदार की इस बात को सुनकर तेजाब के चेहरे पर वो भाव बिल्कुल भी नहीं बदले थे, जैसे उसे यही उम्मीद थी। वो बड़े आराम के साथ, पैसे की बात होती है तो मैं छोड़ देता, पर मुझे नाइट के लिए सेटिस्फैक्शन चाहिए, और क्या वह मुझे तुम दे सकते हैं? उसे लड़के के बदले तो ही मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, अदरवाइज मेरे पास पहले ही एक ऑप्शन है। कहते कहते तुम उसे देखकर बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। वही उसकी मुस्कुराहट और उसकी बात देखकर मंदार का चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ चुका था। वो बस आंखें फाड़े उसे देख रहा था। तो उसे हिसाब अपने गहरी आवाज में, मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारा आंसर सुनने के लिए, अब हाँ कि ना जल्दी बोलो नहीं तो। इस पर मंदार जल्दी से अपना सर ना में हिलाकर, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना काम कर लूँगा, तुम जो करना है वो कर लो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। कहते हुए मंदार जल्दी से डोर के सामने आने लगता है, तो तेजाब बिना कुछ बोले डोर को खोल देता है। तो मंदार फटाफट से वहां से चला जाता है। वही उसे जाते हुए देखकर तेजाब रेलिंग से अपने दोनों हाथ को रखकर मंदार को तेजाब से एंट्रेंस डोर की तरफ जाते हुए देख रहा था। अपने चेहरे पर अजीब से मुस्कुराहट लाकर अपने पॉकेट से सिगरेट को निकालकर उसे होठों के बीच रखकर कहा, बहुत जल्दी तुम्हारी ये हाँ होने वाली है। मदद तो तुम्हें लेने ही होगी मेरी।
ये काम इतना भी आसान नहीं है। वक्त जितना तुम्हें लगता है बहुत मुश्किल होने वाला है। अब मिलते हैं तुम्हारी हाँ के वक्त। कहते हुए वह अपने कमरे में जाता है, जहाँ पर उसके सिवा कोई भी नहीं था। वह शावर के नीचे खड़ा होकर बेड पर जाकर लेट जाता है। कुछ वक्त में उसे गहरी नींद आ जाते हैं और वो वैसे ही सो जाता है। वही सुबह का वक्त, प्रताप पैलेस में, सूर्या का बेडरूम। रोशनी बेड पर बड़े आराम के साथ घोड़े बेचकर सो रही थी। वही सूर्या रूम में आ जाता है तो वह रोशनी को ऐसी अजीब से पोजीशन में देखा है। उसके आधी से ज्यादा बॉडी तो नीचे लेटा हुआ था, ऊपर से ब्लैंकेट जो सही जगह पर तो बिल्कुल भी नहीं था। वह पूरी तरह से जमीन पर डाला हुआ था। ऊपर से रोशनी का मुंह खुला का खुला था। वो किसी पंडा की तरह सो रही थी और उसे ऐसे देखकर सूर्य के चेहरे पर ही अपने पैरों से कर लिया था। वो गौर से उसे देखा है, फिर वॉशरूम में चला जाता है। वही उसके जाने के बाद रोशन ने अपनी आंखें कसम जाकर खोलने लगती है, क्योंकि जाने से पहले सारे कर्टन को सूर्या ने निकाले थे, जिससे रोशनी के चेहरे पर सीधा धूप की किरण आ रही थी, जिससे कसमस करके रोशनी बेड पर बैठ जाती है। पर उसकी आंखें बिल्कुल भी खुली नहीं थी। वह मुंह बनाकर अपने आंखों को धीरे धीरे खोलना लगती है। वह अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके पहले तो चारों तरफ देखकर डर जाती हैं, फिर उसे याद आता है कि उसकी शादी जो हुई है, इसे याद करके वह रोने से शक्ल बना लेती है। वह ऐसे ही अपनी आंखें खोल देती है। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुल जाता है तो उसकी नज़र वॉशरूम के डोर की तरफ चली जाती है, तो उसका मुंह खुला का खुला और आंखें पड़े सामने देखने लगते हैं। उसकी तो जैसी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उसे गर्मी जैसा महसूस होता है पूरे रूम में। रोमांचक साइट। वह मुंह बनाकर अपने आंखों को धीरे धीरे खोलना लगती है। वह अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके पहले तो चारों तरफ देखकर डर जाती हैं, फिर उसे याद आता है कि उसकी शादी जो हुई है, इसे याद करके वह रोने से शक्ल बना लेती है। वह ऐसे ही अपनी आंखें खोल देती है। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुल जाता है तो उसकी नज़र वॉशरूम के डोर की तरफ चली जाती है, तो उसका मुंह खुला का खुला और आंखें पड़े सामने देखने लगते हैं। उसकी तो जैसी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उसे गर्मी जैसा महसूस होता है पूरे रूम में। रोशनी तो मुंह खोल बड़ी बेशर्मी की तरह अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके सूर्या को देखते हैं, जो सच में हैंडसम ने पर एक अलग ही लेवल बना रहा था। ऊपर से उसकी अप्पर बॉडी जिस पर एक भी कपड़ा नहीं था, जिससे उसे के 8 एब्स, जिसे देखकर रोशनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगती है, क्योंकि उसने कभी ऐसी बॉडी नहीं देखी थी जैसे सूर्या की थी। और उसकी गेहूं वो स्क्रीन पर टैटू जो और भी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। वह तो उसे इतना देखने में खो गई थी। उसने तो खुद पर जैसे ध्यान ही नहीं दिया था, वैसे ही उसे मुंह खोल सब कुछ देख रहे थे, वह भी बड़ी बेशर्म की तरह। वही सूर्या जो अपने मोबाइल में देख रहा था। जब वह बाहर आएगा तब उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आया था, जिसकी वजह से उसका सारा ध्यान अपने मोबाइल पर चला जाता है और मोबाइल को ओपन करके देखने लगता है तो सामने मंदार का कॉल आ रहे थे, जिसे देखकर वह गहरी सांस लेता है। तभी वह महसूस करता है कि कोई बड़ी शिद्दत के साथ उसे देख रहा है, तो अपने गर्दन को तिरछी करके सामने रोशनी को देखा है, जिसका ब्लैंकेट उसके ऊपर से हट चुका था, जिससे वह और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे, क्योंकि रोशनी ने कुछ तो पहना नहीं था और वह ऐसी सूर्य को हवासी की तरह देख रही थी। सूर्या गौर से रोशनी को देखा है, जिसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ उसे पर ही थी। उसे देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाते हैं, क्योंकि रोशनी की आंखों में सिर्फ और सिर्फ उसी की ही छवि उसे देख रही थी, और ऊपर से रोशनी का उसे ऐसे शिद्दत के साथ देखना, जिससे सूर्या के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वैसे ही अपने हाथों में जो टॉवल पड़ा था, जिससे वह बोल पूछ रहा था, उसे टॉवल को वही सोफे पर फेंक कर रोशनी की ऐसी दूर से देखना कुछ अच्छा नहीं लगता है। सूर्या को तो वह बड़ी ही दया दिखाकर उसकी तरफ बढ़ जाता है, जिसे रोशनी सीधा बैठकर सामने देखने लगती है, जैसे उसके सामने उसका फेवरेट शो चालू है
और वह शांत पूरी तरह से साइलेंट होकर उसे देख रही है, बड़ी शिद्दत के साथ। और उसकी ऐसे शिद्दत को देखकर हर एक सेकंड सूर्या की मुस्कुराहट बढ़ती ही जा रही थी। बेचारी रोशनी, उसने तो ये ध्यान नहीं दे दिया कि उसने कुछ भी नहीं पहना है। उसने जो शर्ट को पहना था वो भी सूर्या ने निकाल दिया था बीच रात में। ऊपर से उसका ब्लैंकेट हवाओं में उड़ रहा है और सूर्या बड़ी अजीब तरह से उसे देख रहा है। सूर्या जब रोशनी के सामने आता है तो रोशनी बड़े गौर से उसे देखने लगती है। वो अपने हाथों की उंगली को सूर्या के एब्स की तरफ ले जाती है और उसे धीरे से छूती है और मुस्कुराने लगती है। उसके चेहरे पर एक बच्चे वाली चमक आ जाती है जिससे उसकी मुस्कुराहट बढ़ने लगती है। वही उसे ऐसे करते हुए देखकर सूर्या बिना देर किए उसके हाथों को पकड़ लेता है, जिसे रोशनी हैरानी के साथ उदासी ने भर जाता है। जैसे उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि सूर्या ने उसको बीच में रोका हूँ। वह बड़ी ही नाखुश होकर उसे देखने लगती है तो सूर्या अपनी गर्दन तिरछी करके उसे देखा है और अपनी एक आईब्रो पर कर देता है, जिससे रोशनी पर वह जो अपने सेंस में आती है कि वह अभी क्या क्या कर रहे थे, तो उसकी पलकें नीचे झुक जाती है। पर जैसे ही वह पलकें झुकते हैं वैसे ही वह खुद को देखते हैं तो वह और भी ज्यादा शर्म से पानी होने लगती है। वह अपनी जगह पर ही पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि उसने तो कल रात शर्ट पहना हुआ था, वह कहाँ पर गया। वह सूर्या से अपना हाथ हटाकर ब्लैंकेट को अपने ऊपर डालने वाली थी कि तब तक सूर्य उसके ब्लैंकेट को दूर फेंककर बिना देर के उसे लेटकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। उसे इतनी शर्म आ रही थी, इतनी शर्म आ रही थी कि आप उसका मन कर रहा था कि वह जाकर अपने सर फोड़ दे, क्योंकि सूर्या उससे बड़ी ही अजीब तरह से देख रहा था। और एक तो उन दोनों की स्किन पूरी तरह से एक दूसरे को टच कर रही थी, जिससे वह कांटेक्ट बना रही थी। और उसके ऐसे स्क्रीन को टच करके रोशनी के पूरे शरीर में उसे गूसबम्स फील होने लगते हैं, यहाँ तक कि उसके पेट में बटरफ्लाई जुड़ने लगते हैं। वो कस के उसके कंधे को पकड़कर खुद से दूर करने की कोशिश करने में लग जाती हैं। पर सूर्या तो सूर्या है, वह कैसे मौका छोड़ सकता है। उसने रोशनी को इतनी कस के पड़ा हुआ था कि जिससे रोशनी को हिला भी नहीं जा रहा था। उसकी पूरी बॉडी को उसने अपने कंट्रोल में किया था, जिसे रोशनी बस अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। पर सूर्या उसकी उंगली आंखों को देखकर अपनी गर्दन टेढ़े करके बड़ी ही प्यार भरी मुस्कुराहट लिए, क्या मेरी फायरफ्लाई को मुझे ऐसे देखना बहुत पसंद है, तो क्यों ना हम हर एक रात ऐसे ही रहेंगे, जिससे तुम जब चाहे तब मुझे भरकर देख सकती हूँ और साथ ही साथ टच भी कर सकती हूँ। पर उसके लिए कुछ और प्रोसेस स्टार्ट करनी चाहिए, जिससे तुम्हें और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। कहते हुए वो मुस्कुराने लगता है, पर उसकी बातों का मतलब रोशनी को कुछ भी समझ नहीं आता है। वो बस उसे हैरानी से देखने लगती है, तो सूर्या बस उसको मुस्कुराते हुए अपने हाथों को उसके पेट की तरफ ले जाने लगता है, जिसे रोशनी के पेट में गुदगुदी होने लगती है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह अभी के अभी बेहोश होने वाली है, क्योंकि वह ये सब हैंडल नहीं कर पा रही थी। और उसे सूर्या का ऐसा टच करना उसे एक अलग ही फीलिंग दे रहा था, जो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देख रहे थे। इस समय उसका पूरा चेहरा लाल लाल होने लगता है, क्योंकि वह डायरेक्टली सूर्या से आए कांटेक्ट कर रही थी, जिसे और भी ज्यादा अजीब लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था उसकी आंखों से होकर उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। ऊपर से उसके छूने से रोशनी की पूरी बॉडी में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वही सूर्या रोशनी के बालों को जो उसके चेहरे पर आ रहे थे, वह उन्हें कान के पीछे कर देता है और उसकी नीली आंखों को देखा है, जिस पर धूप की किरण आ रही थी, जो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। उसकी आंखें किसी समुद्र से कम नहीं थी, जिनमें जितनी बार देखो उतनी बार डूबते जाओ, और सूर्या का भी ऐसा ही हो रहा था। वह रोशनी के चेहरे की तरफ जाकर नीचे झुकते हुए उसके कानों में अपने गर्म सांस छोड़कर, फायरफ्लाई गुड मॉर्निंग, ये हमारी शादी के बाद की पहली सुबह है, तो क्यों ना कुछ स्पेशल किया जाए जिसे तुम भूल ना पाओ।
कहते हुए वह अपने आंखों में शरारत लिए उसे देखने लगता है। वही उसके बात सुनकर रोशनी को कुछ भी समझ नहीं आता है। बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। तभी सूर्या रोशनी के चेहरे को देखकर अपनी टंग को निकालकर उसके पूरे चेहरे पर फिराने लगता है, जिसे रोशनी अपनी आंखें कस के बंद कर लेते हैं और गहरी सांस लेती है। वही सूर्या रोशनी की हरकत पर मुस्कुरा देता है। वह अच्छे से जानता था कि रोशनी उसके रोमांटिक साइड को हैंडल नहीं कर पाती थी। इसी वजह से वह जानबूझकर उसे टीज करने लगता है, जिसे रोशनी की सांसें पूरी तरह से भारी होने लगते हैं। वही सूर्या की तो नज़र बार बार रोशनी के गुलाबी गुलाबी होठों पर चली जाती है, जो घबराहट की वजह से कांप रहे थे। उन कांपते हुए होठों को अपने होठों में एक ही पल में सूर्या भर देता है, जिसे रोशनी अपनी आंखें एक पल के लिए खोल देते हैं, पर दूसरे ही पर वह अपनी आंखें बंद करके सूर्या के बालों में अपने हाथों को ले जाती हैं। वही सूर्या जब यह महसूस करता है कि रोशनी के हाथ तो उसके बालों में है, पर वो उसकी किस का कोई भी रिस्पांस नहीं दे रही है, तो उसके हाथ उसके सीने की तरफ चले जाते हैं, जिससे रोशनी गहरी सांस लेती है। तभी उसे कुछ दर्द महसूस हो जाता है, जिससे वह अपना सर ऊपर तोड़ करने की कोशिश करती है, पर सूर्या कैसे कस के पकड़ने की वजह से रोशनी हल नहीं पाती है। और वही सूर्य रोशनी के चेहरे को देखा है, जिनमें दर्द साफ दिख रहा था। पैर दर्द की वजह से रोशनी ने अपना मुंह खोल लिया था। इसी का ही फायदा उठाकर सूर्या उसके मुंह के अंदर अपनी टंग को डाल देता है, जिसे रोशनी खुद भी खुद उसके किसी का रिस्पांस करने लगती है। अब रोशनी भी उसका साथ दे रही थी। उसके दोनों हाथ उसके बालों पर थे, तो वही सूर्य के भी एक हाथ उसके बालों पर था, तो दूसरे हाथ से वह उसके सीने को सहला रहा था। करीब 20 मिनट बाद रोशनी को सांस लेने में बहुत ही दिक्कत होने लगती है। वह अपने चेहरे को इधर उधर करने लगती है। तब जाकर सूर्या को पता चलता है कि रोशनी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वह उसके होठों को छोड़कर उसकी सुरीली गर्दन पर आ जाता है और वहां पर अपने गरम गरम गीले गीले होठों को रख देता है, जिसे रोशनी अपना सर ऊपर की ओर करके गहरी गहरी सांस लेने लगती है। जब किसी का फितूर सर पर चढ़ता है तो क्या सही और क्या गलत कुछ भी समझ में नहीं आता। ऐसे ही कुछ कहानी है दंश के पागलपन, राजवीर की जुनूनियत और चाहत के डर की। राजवीर और दंश दोनों ही अपने अपने शहरों के बेताज बादशाह। इन दोनों की हुकूमत पूरी दुनिया पर राज करती थी। एक की जुनूनियत सर चढ़कर बोलती है तो दूसरे का पागलपन पूरी दुनिया देखती है। क्या हो अगर ये जुनून और पागलपन किसी लड़की के लिए हो जाए? क्या हो जब इन दोनों के सर पर एक ही लड़की का फितूर चढ़ जाए? वही दूसरी तरह है चाहत, जो भाग रही है अपने अतीत के साए से, लेकिन चाहत के दिल में है किसी के लिए बेपनाह नफरत। क्या होगा जब चाहत की जिंदगी में दो आदमियों की एक साथ आगजा हो जाए? क्या होगा दंश और राजवीर के इस जुनूनियत और पागलपन भरे सफ़र का? क्या चाहत को भी बनना पड़ेगा इस जुनूनियत और पागलपन भरे सफ़र का हिस्सा? किसकी जुनून या पागलपन पड़ेगी चाहत पर भारी? क्या होगा जब चाहत की जिंदगी में आएंगे दंश और राजवीर एक साथ? किसकी बनेंगी चाहत जुनून और किसकी बनेगी जिद? आखिर क्या होगा नफरत से उलझी इस लव स्टोरी का? क्या इनके जुनूनियत और पागलपन के आगे बिखर के रह जाएगी चाहत? जानने के लिए पढ़ते रहिए क्रूल लॉर्ड्स। सिर्फ want to do bad things for you। इसी का ही फायदा उठाकर सूर्या उसके मुंह के अंदर अपनी टंग को डाल देता है, जिसे रोशनी खुद भी खुद उसके किसी का रिस्पांस करने लगती है। अब रोशनी भी उसका साथ दे रही थी। उसके दोनों हाथ उसके बालों पर थे, तो वही सूर्य के भी एक हाथ उसके बालों पर था, तो दूसरे हाथ से वह उसके सीने को सहला रहा था। करीब 20 मिनट बाद रोशनी को सांस लेने में बहुत ही दिक्कत होने लगती है। वह अपने चेहरे को इधर उधर करने लगती है। तब जाकर सूर्या को पता चलता है कि रोशनी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वह उसके होठों को छोड़कर उसकी सुरीली गर्दन पर आ जाता है और वहां पर अपने गरम गरम गीले गीले होठों को रख देता है, जिसे रोशनी अपना सर ऊपर की ओर करके गहरी गहरी सांस लेने लगती है। वही सूर्या उसके गर्दन पर किस करने लगता है,
और साथ ही साथ बाइट भी, जिसे ना चाहते हुए भी रोशनी मौन करने लगते हैं। और उसकी उसे आवाज को सुनकर सूर्या के चेहरे पर एक अजीब सी जंग जीतने वाली मुस्कुराहट आ जाते हैं। वो वैसे ही उसके गर्दन, उसके सीने और लास्ट में उसके नेवल पर चला जाता है, जिसे रोशनी अपनी आंखें कस के बंद करके गहरी सांस लेती है और फिर अपनी आंखें खोलकर उसे देखती हूँ, जो उसके टमी पर अपना चेहरा छुपाए हुए था और गहरी गहरी गरम गरम सांसें उसके टमी पर छोड़ रहा था, जिसे रोशनी के हाथों पर उसे रोया महसूस हो जाती है। वो अपने हाथों को देखते हैं और फिर एक गहरी सांस लेकर खुद भी अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि वह ये सब हैंडल नहीं कर पा रही थी। उसे ये सब बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। सबसे बड़ी बात यह उसकी ज़िंदगी में पहली बार हो रहा था, जिससे उसे और भी ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा था। पर गंदा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। जब सूर्या अपना चेहरा रोशनी के टमी पर से निकलता है, तो वह रोशनी को देखा है, जो गहरी गहरी सांस ले रही है। उसे देखकर वह एक गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देता है। वह गौर से रोशनी का चेहरा देखा है, जिसके चेहरा पूरी तरह से पसीने में भीगा और ऊपर से लाल हो रहा था। ये देखकर वह अपनी गर्दन को तिरछी कर देता है और अपने गर्दन पर एक हाथ रखकर उसे सहलाने लगता है और फिर कुछ सोचकर रोशनी को अपनी गोद में उठा लेता है, जिसे रोशनी एक पल के लिए तो पूरी तरह से ब्लैक हो जाते हैं। अपनी आंखें खोलकर वह सूर्य की तरफ देखते हैं, जो उसे ही देख रहा था। ये देखकर रोशनी जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सूर्या को देखे। वो पूरी तरह से शर्म से पानी पानी हो रही थी और उसकी पूरी बॉडी लाल लाल हो रही थी। वही सूर्या उसे शावर के नीचे खड़ा कर देता है। ठंडा पानी जैसे ही उसके ऊपर आता है, तो वह पूरी तरह से कांपने लगती है। तभी सूर्या जब यह महसूस करता है कि ठंडा पानी है, तो वह जल्दी से गर्म पानी का शॉवर ऑन कर देता है और उसकी पूरी बॉडी को क्लीन करने लगता है। रोशनी भी उसके सामने खड़ी थी, पर उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। आधा घंटे बाद दोनों ही बाहर आ जाते हैं। अभी रोशनी नहीं अपनी आंखें बंद कर ली थी। वह बिल्कुल एक टीनेजर की तरह देख रही थी और ऊपर से उसकी वह शर्मा है, जिसे देखकर सूर्य को हैंडल नहीं हो पा रहा था। वह गहरी सांस लेकर अपने हाथों की मुठियां बना लेता है और वहां से कपबोर्ड की तरफ चला जाता है। रोशनी के लिए एक हल्की सी साड़ी निकालकर साइड में रख देता है और वहां से वह खुद क्लोजिंग रूम में चला जाता है। जब वह क्लोजिंग रूम में आता है, तब वह अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों की मुट्ठियों को खोलना है, जो पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। वह अपनी गर्दन पर हाथ फिराने लगता है। इस समय उसका चेहरा भी लाल हो चुका था। जैसे वह खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ, वह खुद से ही, जितना ज़्यादा तड़पाओगे फायरफ्लाई उतना ही तुम्हारे लिए बुरा होने वाला है। वेटिंग वेटिंग फायरफ्लाई जस्ट वेटिंग, उद्धरण चिन्ह कहते हुए वह बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है और जल्दी से अपने कपड़ों को पहनकर बाहर आता है। जैसे ही वह बाहर आता है, तो अपना सर हिला देता है, क्योंकि सामने रोशनी साड़ी पहन रही थी। ये साड़ी रोशनी को पहन रहा था। ये समझना मुश्किल था, क्योंकि दोनों ही दोनों में उलझे हुए थे। वहीं रोशनी की चेहरे पर पूरी तरह से 12 बजे थे। वह निराश से फर्श पर बैठी हुई थी और अपने सर को अपने दोनों हाथों में पड़ा हुआ था, जिसे साफ साफ पता चल रहा था कि रोशनी को साड़ी तो पहने बिल्कुल नहीं आती है। वही सूर्या रोशनी के पास आ जाता है। वहीं रोशनी जब ब्लैक कलर के लेदर शूज देखते हैं, तो अपना सर ऊपर करके सूर्या की तरफ देखते हैं और बड़ी मासूमियत भरी आवाज में, मुझे साड़ी नहीं पहनी आती है, मैं इसे कैसे पहनूं, कहते हैं। वह बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगती है, तो सूर्या एक गहरी सांस लेता है और रोशनी के हाथों को पकड़कर उसे ऊपर की ओर खींच लेता है, जिसे रोशनी सीधा जाकर सूर्या के सीने पर उसका सर लग जाता है, जिससे वह अपनी नीली आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर अपनी आंखों को खोलकर किसी जंगली बिल्ली की तरह उसे ढूंढने लगते हैं। वह अपनी आंखें छोटे छोटे करके अपने सर को सहलाते हुए, अगर मुझे साड़ी पहनी नहीं आती है,
इसका मतलब यह है, क्या आप मुझे अपने लोहे जैसे सीने पर मेरे सर को मारेंगे? पता है कितना दर्द होता है। कहते हुए रोशनी बच्चों की तरह उस शिकायत करने लगते हैं। वही उसकी इस बात पर सूर्या के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। सूर्या बिना देर किए रोशनी को खुद से अलग करके उसके कंधे पर जो पल्लू था साड़ी का उसे खींच लेता है, जिसे रोशनी अपने मुंह पर दोनों हाथ रखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। वो कुछ बोलते ही वाली थी कि सूर्य उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर शुश कहकर उसे साड़ी पहनना लगता है। वो जब साड़ी की प्लेट्स को रोशनी के पेटीकोट में डालने लगता है, तब रोशनी गहरी सांस लेती है, तो सूर्या अपने घुटनों के बल बैठकर उसके नेवल को किस के साथ लिक कर देता है, जिसे रोशनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। तो सूर्या उसके पल्लू को पिनअप करते हुए उसके कानों में बड़ी मदहोशी के साथ "I want to do bad things for you" कहते हुए वो उसके कान को सक करके उसे मिरर के सामने खड़ा कर देता है। इस समय रोशनी में अपनी आंखें बंद की थी। वही सूर्य उसके गले में मोतियों का हार पहना देता है। इस समय रोशनी ने ब्लू कलर की शिफॉन साड़ी पहनी हुई थी। गले में मंगलसूत्र, माथे पर बिंदी, ऊपर से उसने जो नेकलेस पहना हुआ था वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। लास्ट में सूर्या उसके मांग में सिंदूर भर देता है, जिसे रोशनी की आंखें खुद ब खुद खुल जाते हैं। तो सूर्या अपने ठंडे ठंडे हाथ रोशनी की नाजुक सी कमर पर रख देता है, और वहीं रोशनी उन दोनों को देखती हूँ जो बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे। सूर्या ने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था, जिसमें वह और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वो दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। सूर्या उसके नेक पर किस करके उसे अपने साथ नीचे ले जाने लगता है। वही हाल में सभी बैठे हुए थे। महक सभी के पैर छूकर एक जगह पर बैठी थी, और वही राधिका और अरुण जी एक साइड सोफे पर बैठे हुए थे। उनके सामने गायत्री और प्रलय, और वही सामने वीरेंद्र और सौम्या जी बैठे हुए थे। पूरी तरह से शांति थी। तो वही राघव एक सिंगल सोफे पर बैठा हुआ था। सभी को इंतजार सिर्फ और सिर्फ रोशनी और सूर्या का था। तभी उन्हें हिल्स की आवाज सुनाई देती है, तो सभी की नज़र सीढ़ियों पर जाती हैं, जहां पर रोशनी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, और ऊपर से सूर्या, दोनों ही जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो, परफेक्ट। सबकी नज़र है तो उन दोनों पर ठहर से जाते हैं। राधिका जब अपनी बेटी को देती है तो बहुत खुश होती है, पर जब राधिका रोशनी का हाथ सूर्या के हाथों में देखते हैं तो उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। वही अरुण जी भी ये देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, वह शांत थे। तो वही प्रताप फैमिली में तो कुछ और ही नज़र था। सबके चेहरे पर एक खुशी देख रही थी सूर्या का ऐसे रोशनी का हाथ पकड़ना, और रोशनी के ऐसे सूर्या से किसी बच्ची की तरह सब बताना, और ऊपर से सूर्या के सब शांति से सुना। ये सब बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था। सबकी तो नजरें हट नहीं रही थी। ये देखकर तो सौम्या जी ने 2-3 बार उन दोनों की नज़र ही उतार दी थी। वही सूर्या और रोशनी हाल में आ जाते हैं, तो रोशनी अपना हाथ सूर्या से अलग करने में लग जाती है, पर सूर्या तो उसका हाथ अलग ही नहीं कर रहा था। ये देखकर राधिका गहरी सांस लेकर अपने दोनों हाथ आगे करके, रोशनी यहाँ पर आ जाओ बेटा, कहते कहते वह सूर्या को गुस्से में देखने लगती है। तो सूर्या तो उन्हें चिढ़ाने के मूड में था। वह तो बस मुस्कुराते हुए रोशनी का हाथ वैसे ही पड़े हुए था। ये देखो, रोशनी उसके हाथ से अपना हाथ आज़ाद करते हुए अपनी आंखें छोटे छोटे करते हुए धीरे से उसके पास जाकर उसके जैकेट को खींचती है, जिससे सूर्या नीचे झुक जाता है। तो रोशनी गुस्से भरी आवाज में, क्या कर रहे हो मैमी, पूरी दिन ऐसे ही हाथ पकड़े रहने वाले हो, कहते कहते वह अपनी आंखें छोटे छोटे कर लेती है। तो सूर्या कुछ सोचकर रोशनी कहाँ छोड़ देता है। तो रोशनी सीधा राधिका जी के गले लग जाती हूँ और अरुण जी के गले लग जाती है। तभी वह दादी वहाँ को नहीं देखती है और न ही मयंक। ये देखकर वह हैरान हो जाते हैं। वो अरुण जी की तरफ देखकर, पापा, दादी और मयंक कहाँ पर है, कहते हुए वह चारों तरफ देखने लगते हैं। तो अरुण जी उसके बालों को सहलाते हुए, तुम्हारी दादी और मयंक दोनों ही घर गए हैं।